Welcome to my channel class 10. We are studying the chapter Our Environment and today's our topic is what? Difference क्या है biodegradable waste and non-biodegradable waste में? कहने का अर्थ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं अपनी एक्टिविटीज़ के कारण बहुत सारे वेस्ट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं उसमें, और उस वेस्ट का निपटारा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चला है। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है इन वेस्ट को निपटारा लगाने के चलते, और ये वेस्ट जो है अगर हम लोग नहीं इसका कोई सॉल्यूशन खोजते हैं तो क्या होता है, जल्द ही ये पृथ्वी क्या हो रही है, बिल्कुल ही पॉल्यूट होती जा रही है और पॉल्यूशन से का इफेक्ट जो है हम पर नज़र आता है, हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। क्लियर है? तो पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि जो वेस्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग, वो होता कितने तरह का है और किन किन तरीकों से हम लोग इस वेस्ट का निपटारा आज के समय में करते हैं। और अपने घर के स्तर से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट का अच्छे खासे तरीके से क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग गार्बेज के मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो घरों से कचरा निकाल रहे हैं, कचरा निकल कहाँ से रहा है। मेनली हमारे घरों से निकलता है कचरा, हॉस्पिटल से, फैक्ट्री से, है ना, जहाँ भी है वर्किंग एरिया है वहाँ से वेस्ट तो निकलते ही हैं। तो वेस्ट जो होते हैं बच्चों दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा वेस्ट होता है जो टाइम के साथ क्या होता है, खत्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और एक ऐसा वेस्ट होता है जो कितना भी समय लग जाए वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो एक सिंपल मीनिंग में अगर समझना है कि जो वेस्ट डिस्पोज हो जाते हैं उसी वेस्ट को हम लोग कहते हैं क्या, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और जो वेस्ट डिकम्पोज कभी नहीं होंगे उसको हम लोग कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ये जो वेस्ट होंगे वो कहाँ से आएंगे, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स बायो मीन्स लाइफ, तो लाइफ मीन्स लिविंग बीइंग से जो वेस्ट निकल रहा है वही डिकम्पोज होता है। अभी हम लोगों ने इकोसिस्टम में देखा कि प्रोड्यूसर को खाता है कौन, कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के डेथ के बाद उसको मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है, डिकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स लिविंग बीइंग का जो वेस्ट निकलेगा, ठीक है, लिविंग बीइंग खुद हो, प्लांट्स और एनिमल खुद हो, या फिर उनसे उत्पन्न वेस्ट, ठीक है, उन्हीं से उत्पन्न वेस्ट, मतलब कि जैसे प्लांट है तो प्लांट के मटेरियल्स हो गए, लकड़ियाँ हो गई, कुछ फर्नीचर बनाए गए हैं, पेपर बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो प्लांट से बन रही है, और वो सारे चीज़ें जो कि एनिमल से बन रही हैं, जैसे कि एनिमल्स का लेदर का इस्तेमाल करके जूते बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं। क्लियर है? एनिमल्स के फर से स्वेटर बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनसे कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि एनिमल या फिर एनिमल से बनाए गए प्रोडक्ट है उनका वेस्ट है, या प्लांट से बनाए गए प्रोडक्ट्स है उनका वेस्ट है, उनको ही जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजर्स हैं वो डिकम्पोज करते हैं। अदर कोई वेस्ट को डिकम्पोज करने की क्षमता उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है। तो जो वेस्ट डिकम्पोज कर दिए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वही कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और जो कभी डिकम्पोज नहीं होते हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये रहते हैं अर्थ पे, उसी को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब पॉइंट वाइज मैं इस चीज़ को समझा देती हूँ। दिस वेस्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस। किसी को भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज कर रहे हैं, चाहे कोई भी मटेरियल हो, प्लांट का हो या एनिमल का हो, उसको क्या करते हैं, वो तोड़ते हैं, है ना, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, और तब वो धीरे धीरे वापस मिट्टी में मिल जाता है, मीन्स मिट्टी ही बन जाता है। ठीक है, तो और ये जो टूट रहा है मटेरियल वो नॉन पॉइजनस है, मीन्स वो हमारे लिए कोई भी हार्मफुल नहीं, ना हार्मफुल गैस इफेक्ट करेगा, ना ही कुछ हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस क्रिएट करेगा।
तो broken down into non-poisonous substance by the action of microorganism like bacteria या फिर earthworm। ये मेनली क्या करते हैं, खाद तैयार कर देते हैं, मैनर तैयार कर देते हैं। ये फिर सारे वेस्ट को ये डिकम्पोज करके क्या करते हैं, अर्थवॉर्म से तो बहुत अच्छा मैनर तैयार किया जाता है नेचुरली। ठीक है, बैक्टीरिया भी इसमें यूजफुल होते हैं। मीन्स ये जो प्लांट या एनिमल से निकलने वाले वेस्ट है उससे तो हम लोग फायदा निकाल सकते हैं, है ना। घर में हो या खेतों में हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे खाद तैयार कर सकते हैं और इस खाद से बहुत सारा फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं या घर के गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, दिस वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस सब्सटेंस बाय एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। पर इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते। डिकम्पोजर्स जो हैं, ऐसे वेस्ट क्या हो गए, जैसे प्लास्टिक है, आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है, नेचुरली प्रेजेंट नहीं था इस पृथ्वी पर। ठीक है, ये सारे नेचुरल आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए गए। हाँ, नेचुरली प्रेजेंट है मेटल्स को भी हम लोग नहीं डिकम्पोज कर सकते, ये सब नेचुरली है प्रेजेंट। तो मेटल्स भी आ जाते हैं इसमें, ग्लास आ जाता है, शीशे का सामान आ जाता है, केमिकल्स आ जाते हैं। ये सब जो हम लोग कभी वेस्ट मतलब डिकम्पोज नहीं हो सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज नहीं कर सकता, वो आ जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। और ये हार्मलेस सब्सटेंस है, हमारे लिए ये वेस्ट क्या होता है, हार्मफुल ही होता है। अगर हम लोग इस वेस्ट को ख़त्म करने के लिए जलाएंगे भी तो वो हार्मफुल गैस निकालेगा। अगर हम लोग ऐसे ज़मीन पर छोड़ देते हैं तो वो लैंड पॉल्यूशन करता है, अगर उसको जलाएंगे वो एयर पॉल्यूशन करेगा, पानी में बहाएंगे तो वाटर पॉल्यूट होगा। बट ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। दे रिमेन सेकेंड पॉइंट, दे चेंज देयर फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम एंड बिकम हार्मलेस। ये समय के साथ जब वो सिंपल सब्सटेंस में टूटता है तो अपने फॉर्म्स और स्ट्रक्चर को भी चेंज करता है और जो भी मटेरियल हो वो लास्टली क्या होता है, मिट्टी बन जाता है। मीन्स अपने पूरे स्ट्रक्चर को वो चेंज कर लेता है। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, दे रिमेन्स अनचेंज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज होने वाला सब्सटेंस नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। थर्ड पॉइंट है, दे डू नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। कुछ समय के लिए, जैसे घर में मान लो कि सब्जी खराब हो गई है या फिर फल खराब हो गया है, बदबू आ गई है उस पर, थोड़े समय के लिए उसमें से बैड स्मेल आता है, या हमारे मरने के बाद अगर मिट्टी में हमारे बॉडी को नहीं दाबेंगे या किसी भी एनिमल्स के बॉडी को नहीं डालेंगे तो उससे क्या होगा, स्मेल आएगा, थोड़ा सा एयर पॉल्यूशन होगा। बट ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है, कुछ दिनों में तुरंत ही क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो तुरंत डिकम्पोज हो जाता है। तो ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है, अगर उसे जला भी दो तो भी वो पॉल्यूट नहीं करेगा। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, दे कीप ऑन पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। ये हमेशा एनवायरनमेंट में बना रहता है और हमेशा इसको पॉल्यूट करता रहता है। एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें तो सड़ा हुआ खाना, वेजिटेबल्स के छिलके, टी लीव्स, वुड, ग्रास, पेपर, लेदर, कॉटन एंड कैटल, ये सब कुछ मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स या फिर उनके प्रोडक्ट्स, ये सब आ जाते हैं बायोडिग्रेडेबल में। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ गए ग्लास बॉटल्स, मेटल कैन्स, प्लास्टिक से मेनली तो प्लास्टिक का ही सबसे ज़्यादा कचरा है ना, सबसे ज़्यादा वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्लास्टिक के ही हो रहे हैं। पॉलीथीन बैग, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये भी बहुत हार्मफुल है, एंड पेस्टिसाइड्स जो हम लोग फसलों में पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी केमिकल है और वो भी कभी ख़त्म नहीं होता है। और उसी से क्या होता है फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये वेस्ट तो प्रोड्यूस हो जा रहा है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, बट हम लोग उसको मैनेज कैसे करें, क्या करें कि इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो, कैसे इनका निपटारा किया जाए। तो कुछ प्रोसेस हैं इसके लिए अवेलेबल और उसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं उसको देखते हैं। क्लियर? तो हमने देखा बच्चों कि दो तरह का कचरा प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। चाहे कचरा बायोडिग्रेडेबल हो या बायो नॉन डिग्रेडेबल हो, हमारे लिए इसका निपटारा करना मुश्किल हो जाता है।
पर अगर हम लोग अपने घर के स्तर से स्टार्ट करें, क्योंकि पॉल्यूशन हर एक घर से होता है और हर एक आदमी करता है, तो सबसे पहली बात अगर हम लोग मैनेज करने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मैनेज कैसे करें, जो कि हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले हर एक आदमी को क्या होना होगा, हमें ही मोटिवेट होना होगा, हमें ही क्या करना होगा, अपने कचरे पर थोड़ा सा रोक लगाना होगा। हम लोग जो भी कचरा घर में निकाल रहे हैं, घर से ही हमें शुरुआत करनी होगी, ठीक है। तो हम लोग जो भी कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी गार्बेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको मैनेज करने का काम भी हमें घर से ही शुरू करना चाहिए। अगर हम घर से ही कम कचरे को निकालेंगे, या जो भी फैक्ट्री के ऑनर्स हैं वही सबसे पहले कचरे का निपटारा कैसे करना है उसका प्लानिंग अगर कर लें, तो कचरा जो है, जो भी गार्बेज है, वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा और इन्वायरमेंट पॉल्यूट बहुत ही कम होगा या ना के बराबर होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में रोज किचन से बहुत सारा कचरा निकलता है, बहुत सारे गार्बेज, वेजिटेबल्स पील्स या फ्रूट्स के पील्स निकलते हैं, टी लीव्स निकलते हैं, तो इस तरह का कचरा हमारे घरों में अक्सर ही निकलता है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे घरों से पेपर्स वगैरह भी निकलते हैं, तो हम अगर अपने घर से तैयारी करें, अपने घर से शुरुआत करें, तो हम लोग अपने घर में ही क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। इन कचरों से हम लोग को उसको फेंकेंगे नहीं बाहर, क्या करेंगे, घर में ही एक अपने गार्डन में क्या कर सकते हैं, हम लोग एक पिट डिग करके उसमें जो डेली यूज़ के कचरे, बायोडिग्रेडेबल वाले जो वेस्ट है उसको डाल करके मिट्टी से दबा करके अगर हम लोग छोड़ देंगे, तो थोड़े दिन में वो क्या होंगे, मैन्योर तैयार कर देंगे, कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। और अपने घर में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग के लिए रख सकते हैं, और रिसाइकलिंग के लिए कचरे वाले को अलग अलग करके दे सकते हैं। अगर अलग करके देंगे तो ये प्रोसेस जो है रिसाइकलिंग का, ये सब क्या होगा, बहुत ही आराम तरीके से हो सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है, और इस तरह से हम लोग अपने कॉलोनी वगैरह को भी साफ रख सकते हैं। क्लियर है? तो शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। और सबसे पहले अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो लोगों को अधिकतर आदत है रोड पर कचरा फेंकने का, तो सबसे पहले उस आदत को हमें सुधारना होगा। चॉकलेट खाएं, उसके छिलके को फेंक दिया हमने रोड पर, चिप्स के पैकेट खाएं, उसको रोड पर फेंक दिया, तो सबसे पहले अपने आप में सुधार करनी होगी कि ये डस्टबिन में ही जाए ये गार्बेज। तो शुरुआत तो यहाँ से करनी है, हमें डस्टबिन में कचरे को फेंकने की गुड हैबिट को अपनाना है, जो कि बहुत लोग हटना चुके हैं, लेकिन अभी भी वेस्ट अगर आपको बाहर रोड पर दिख रहा है, इट मीन्स कि हम जागरूक नहीं हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अवेयर होना है। सबसे पहले हमें अवेयर होना है अपने एनवायरनमेंट को लेकर के। क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं कि वेस्ट को डिस्पोज करने के क्या क्या मोड्स है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, जो कि मैंने अभी बोला कि हम लोग घर पर भी कर सकते हैं। घर पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक गड्ढे को खोद सकते हैं और उसी में जो वेजिटेबल्स पील्स या जो भी प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट है उसको डाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉप फील्ड में फार्मर्स ये टेक्निक बहुत अपनाते हैं, और इसमें वो लोग तो अर्थवॉर्म को भी डाल देते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग हो जाती है, और वो खाद तो बहुत ही अच्छे मिनरल्स से भर जाता है, तो वो इस्तेमाल कर लिया जाता है खेतों में। पर हम लोग घर में भी कर सकते हैं और बागान में इस मिट्टी को डाल करके भी अपने घर में अच्छे फूलों को उगा सकते हैं। तो घर पर हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट कैसे होता है, कोई गड्ढा खोदो, उसमें कचरे को डालो, अगर अर्थवॉर्म अवेलेबल है नेचुरली मिट्टी में तो चलिए ठीक है, नहीं है तो भी छोड़ दीजिए। कुछ दिनों बाद अगर आप गड्ढे को देखिएगा तो वो सब क्या होते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी में, सॉइल में ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो डिकम्पोज कर देते हैं सारे कचरे को। अब बच गया हमारा कौन सा कचरा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन क्या है, रिसाइकलिंग। इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पेपर, हमारे घर में पुराने कॉपी है, बुक्स हैं जो हमारे यूज़ का नहीं है, अगर बुक्स है तो हम लोग उसको किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं, ठीक
ठीक है। रिसाइकलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है हम लोग उसको नीडी पर्सन को दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो वो कचरा बन रहा है, तो उस कचरे को क्या कर सकते हैं हम लोग, रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं। मतलब पेपर की रिसाइकलिंग होकर फिर से नए पेपर तैयार हो जाएंगे। अखबार का सबसे ज़्यादा क्या होता है, अखबार का घर में सबसे ज़्यादा कचरा रेडी होता है ना, अखबार वाले पेपर का, न्यूज़पेपर्स का, तो वो सबको हम लोग रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं। प्लास्टिक को भेज सकते हैं। प्लास्टिक बच्चों सबसे ज़्यादा अगर गार्बेज हम लोग देखें, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है चीप होता है, हल्का होता है और बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हैं। ये किसी भी मटेरियल के साथ कंबाइंड भी नहीं करता है, मतलब रिएक्शन भी नहीं करता है। तो प्लास्टिक के कैंस, प्लास्टिक के पैकेट्स, प्लास्टिक के घर के सामान, बाल्टी, ब्रश, मग्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सामान अगर हमारे घर में है तो प्लास्टिक के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेस्ट भी तैयार होता है किसका, प्लास्टिक का। बट प्लास्टिक को भी हम लोग निपटारा कर सकते हैं रिसाइकलिंग के प्रोसेस के द्वारा। अगर प्लास्टिक को भी हम लोग रिसाइकलिंग के लिए भेज दें तो रिसाइकल होकर फिर उसी प्लास्टिक से नए नए सामान बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं इंसाइनरेशन। इंसाइनरेशन प्रोसेस क्या होता है? इंसाइनरेशन प्रोसेस में बच्चों क्या किया जाता है कि लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर टेम्परेचर में जो वेस्ट जमा हुआ है उसको जला दिया जाता है। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है कि वो एक ऐसा प्रोसेस है कि एक जगह करके इसको ऐसा जलाया जाता है कि इससे बहुत ही कम एशेस और बहुत ही कम पॉल्यूटेड गैस निकले। ठीक है, और ये बहुत ही सुटेबल तरीका है बहुत सारे कचरे को एक साथ निपटाने का। इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो आ ही जाते, साथ में केमिकल वेस्ट भी का भी बहुत ही अच्छा तरीका है इसको निपटारा करने का। स्पेशली हॉस्पिटल्स के कचरे को इंसाइनेशन के प्रोसेस के द्वारा बहुत ही आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको मैनेज कर सकते हैं, गार्बेज से छुटकारा पा सकते हैं। ये देखिए, इस वीडियो के थ्रू देखिए इंसाइनेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो इंसिनरेशन प्रोसेस जो है ये बर्न करके ट्रीटमेंट है वेस्ट को मैनेज करने का। वेस्ट को 1025 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये 3 बाय प्रोडक्ट देते हैं। 1 टन जो है इंसिनरेशन वेस्ट निकलता है और इससे 20 से 30 केजी ऐश निकलते हैं, जिससे लगभग 60 केजी ब्रिक्स बनाए जा सकते हैं। प्लस 5 ऐश जो होते हैं 0.1 to 0.2% कार्बन भी निकालते हैं और उस कार्बन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर फील्ड में कर लिया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 kg एक्टिवेटेड कार्बन जो होते हैं वो प्लांट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और ये सीवेज ट्रीटमेंट, मेटल एक्सक्रीशन, गोल्ड प्यूरिफिकेशन और मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। ये लैंडफिल साइट को कम करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ये ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को भी कम करता है। तो क्लियर है इंसिनरेशन। अगला जो लैंडफिल, देखिए बच्चों, नॉर्मल एरिया से हट करके एक एरिया होती है जहाँ पर कचरे को फेंका जाता है, उसको लैंडफिल एरिया कहते हैं। लेकिन कचरे को जहाँ हम लोग फेंक रहे हैं उसको ऐसे ही नहीं फेंकते हैं, इसका भी एक प्रोसेस है जिससे कि कचरे से हम लोग मीथेन गैस भी प्रोड्यूस कर लेते हैं और वेस्ट भी क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जैसे कि एक गड्ढे में कुछ पार्ट्स को गड्ढा होता है, इसमें कुछ बिछा दिया जाता है और कचरा इसी में जाता है। जब कचरा इसमें जा रहा है, यहीं से कनेक्ट करके हम एक टैंक में इसको जोड़ देते हैं और इस टैंक में कौन सी गैस जमा होने लगती है, मीथेन गैस जमा होने लगती है, जो कि इस कचरे के डिकम्पोज तो नहीं हो रहा है, बट इसमें जो प्रेशर किया जा रहा है ऊपर से ढकने के बाद जो कुछ केमिकल्स प्रोसेस किए जा रहे हैं जिसके कारण ये गैस प्रोड्यूस होता है। साथ में अगर लिक्विड है तो ये अलग पाइपलाइन के थ्रू क्या हो जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है उसको फिर हम लोग बाद में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है लैंडफिल का भी। आइए इस वीडियो के थ्रू समझ लीजिए। सबसे पहले लैंडफिल बनाने के लिए टॉप सॉइल को रिमूव किया जाता है और उसके बाद उस पर सिंथेटिक प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाती है। सिंथेटिक प्लास्टिक की कोटिंग करने के बाद
उसके ऊपर डंपिंग की जाती है वेस्ट की, और फिर कॉम्प्रेस्ड किया जा रहा है एक स्पेशल मशीन से उन सारे वेस्ट को, और अंडरग्राउंड वाटर से पाइप से ये कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि वेस्ट वाटर निकल जाता है। और यह इसी से एक और बार गैस पाइप कनेक्टेड होती है, जिससे मीथेन गैस को कनेक्ट कर लिया जाता है, मीथेन गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है, और ये मीथेन गैस फिर हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। इसके ऊपर टॉप सॉइल की कवरिंग कर दी जाती है, और उसके ऊपर ताकि स्मेलिंग ना है, क्ले या टॉप सॉइल की कवरिंग कर दी जाती है। और रेन वाटर ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर पंप और प्लास्टिक कोटिंग से अंदर ही अंदर इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, यूज़फुल चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है बच्चों क्या, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, जो भी हमारे यूरिनेशन या टूल्स होते हैं जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के थ्रू गार्बेज में जाते हैं, और जाके अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो कचरा पानी में बहता हुआ जाता है वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं नदी में, तालाब में जाकर गिरता है, और वहाँ की जनजीवन को भी क्या करता है, पॉल्यूट करता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि क्लोरिफिकेशन, सबसे पहले क्लोरिनिफिकेशन के द्वारा क्लोरीन डाल करके उस पानी को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और फिर इसके भी कई प्रोसेस है, आइए इस पिक्चर के थ्रू हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में भी समझते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट के स्टेप्स हैं स्क्रीनिंग एंड पंपिंग, गट रिमूवल, प्राइमरी सेटलिंग, एरिनेशन, सेकेंडरी सेटलिंग, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन एंड ऑक्सीजन अपटेक। इसको हम लोग फिगर के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले होता है बार स्क्रीनिंग, मीन्स डस्ट मतलब डर्टी वाटर में जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं सबसे पहले उन्हें छान लिया जाता है, और तब गर्ट को रिमूव कर लिया जाता है। प्राइमरी क्लैरिफाइड में क्या हो जाता है, यहाँ पर सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। बड़े मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल, वो नीचे बैठ जाते हैं पानी में, और ऊपर वाले पानी को फिल्ट्रेशन के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद उसमें होता है एरेनेशन, फिर सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन होता है, क्लोरीन डाल के क्लोरिफिकेशन किया जाता है, और फाइनली जो वेस्ट वाटर जो होता है वो प्योर हो जाता है। उसको, उस पानी को फिर फर्दर हम लोग किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जरूरी है बच्चों कि पानी से सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को हटा दिया जाए, ताकि जो भी पानी वेस्ट बन करके जा रहा है, कहाँ पर, जिस भी नदी या जिस भी समुद्र में जाकर गिर रहा है, वहाँ के जनजीवन को ये प्रभावित ना करे। इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और लगभग इन पांचों प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आराम से बिना ज़्यादा पॉल्यूशन किए वेस्ट को निपटा सकते हैं। और आज के ज़माने में ये किया जा रहा है, बट पॉपुलेशन हमारा इतना ज़्यादा है कि वेस्ट की संख्या भी हमेशा ज़्यादा होती है, इसलिए इसके डिस्पोजल की भी प्रॉब्लम्स बहुत आती है। पर अगर हम लोग खुद जागरूक बने, खुद अवेयर हो, और खुद ही गार्बेज को कम से कम प्रोड्यूस करें, और अपनी कुछ अच्छी आदतों को अपने जीवन में हम लोग लाए, तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं आराम से गार्बेज के डिस्पोजल को। तो आपको क्या करना है, अवेयर होना है, और कचरा बिल्कुल नहीं फैलाना है ना। ये था बच्चों इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। अब इसके सॉल्यूशन के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।